देश के लिए 2021 की मुट्ठी में क्या है। अलग अलग राज्यों से आइए देखते हैं क्या उम्मीद लगा सकते हैं वहां रहने वाले लोग। क्रिकेट और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। क्रिकेट में हर गेंद पर पासा पलट सकती है, वैसे ही राजनीति में एक पल ही काफी होता है पासा पलटने के लिए। मुद्दा राजनीति का हो और पिच बिहार का तो खेल और भी रोमांचक हो जाता है। 2021 में क्या होने वाला है, बिहार में क्या कुछ बदलने वाला है, इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन खेल में रोमांच जरूर होगा। क्रिकेट में स्कोर बोर्ड तो विधानसभा में नंबर गेम। नीतीश और बीजेपी की सरकार मामूली बहुमत से ही सही बिहार में बन तो गई है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार एक गाना गा रहे हैं, अपना टाइम आएगा। दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी विधानसभा के मध्यावधि चुनाव की बात कह रही है, पर सवाल यह उठता है कि आखिर मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं। तेजस्वी यादव भले ही कह रहे हो अपने नेताओं को तैयार रहने के लिए, तो वहीं एनडीए के नेता कह रहे हैं चुनाव तो होंगे लेकिन वो उपचुनाव होंगे, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता विधायक छोड़ करके नीतीश के साथ उनकी टीम में शामिल हो जाएंगे। ये तैयारी जो चल रही है क्रिकेट में बोरो प्लेयर्स को या किसी और खिलाड़ी को लाने के लिए, उसी तरह से विधानसभा के अंदर भी उलट पुलट दल बदल होते रहता है। हमारी नजर रहेगी, देखिए आगे आगे होता है क्या। अगली बार मौका मिलेगा तो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम सब लोगों को, हमारे जितने लोग हैं, युवा हैं, युवती हैं, सब लोगों को उसका प्रशिक्षण कराएंगे। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दो नारे काफी मशहूर हुए थे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 20-20 फिर से नीतीश। नीतीश तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है रोजगार देने का वादा, 7 निश्चय पार्ट 2 को जमीन पर उतारना। अब देखना होगा कि इसके लिए वो पैसा कहां से लाते हैं और नए साल में क्या इंतजाम करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब बात बिहार की हो और बिहार में विकास की रफ्तार की, तो देश की तुलना में यहाँ गाड़ी धीमी नजर आती है। लेकिन नए साल में नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना में मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू है, प्लान तैयार है और इस प्लान के तहत उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ नया दिखने को मिलेगा। बिहार में हमने अब तक तो सड़कों का जाल देखा ही था, लेकिन आने वाले समय में आपको कई मेगा प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, गंगा नदी पर खास तौर से। लेकिन अंदर की खबर यह है कि कोरोना काल में जिस तरह से अस्पताल कराह रहा था, सुविधाएं नहीं थी, ऐसे में नए अस्पताल आपको दिख सकते हैं और नई सुविधाओं के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2022 की शुरुआत में होने हैं, लेकिन साल 2021 को अगर चुनावी साल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बीजेपी की सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष पूरा जोर आजमाइश करेगा और ये सारा कुछ होगा साल 2021 में। इस साल कई नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे तो कई पुराने समीकरण टूटेंगे। AIMIM और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, वो कई दलों से गठबंधन करने की कोशिश करेंगी, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो अपना दल छोड़कर दूसरे दलों में जाएंगे और टिकट की दरकार उनको होगी। कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट कटेगा तो वो नाराज़ होंगे, कई बागी होंगे और कई ऐसी चीज़ें होंगी उत्तर प्रदेश में जो साल 2021 को एक चुनावी साल बना देंगी। साल 2020 खत्म होते होते देश भर में किसानों का मुद्दा गरमाया रहा।
25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम किए और उत्तर प्रदेश के भी हर बड़े शहर में बीजेपी का कार्यक्रम हुआ। ऐसे में 2021 में योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोशिश होगी कि किसानों को लुभाने के लिए वो कोई ऐसी योजना लेकर आएं जिससे हर किसान को फायदा हो। जिस तरह से 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने किसानों को कर्ज माफ़ी देकर 36,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिया था, उसी तरह का कोई फ़ायदा 2021 में किसानों को यूपी में मिल सकता है। साथ ही किसानों के लिए कोई अलग योजना भी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है नौकरी और रोज़गार का, क्योंकि यूपी में युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार कोई ऐसी योजना ला सकती है जिससे रोजगार भी पैदा हों और नौकरियों के अवसर भी। उत्तर प्रदेश के विकास की एक ठोस रूपरेखा होगी और जिसमें 23 करोड़ जनता के जीवन में विकास और सुशासन का लाभ देने और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। इस नए साल में उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक और मंदिर से लेकर मेट्रो तक का मुद्दा विकास का मुद्दा होगा और सरकार कोशिश करेगी कि प्रदेश की बदलती तस्वीर इनके जरिए ही दिखाई जाए। ऐसे में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का काम या तो पूरा हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि लोगों में संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास में यकीन रखती है। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बन रहा जो कॉरिडोर का काम है वो 2021 के अंत तक पूरा हो सकता है और राम मंदिर का काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे एम्स समेत अलग अलग जो अस्पताल हैं उनका काम पूरा हो जाए और वो लोगों की सेवा के लिए काम आ जाए। इसके अलावा मेट्रो एक ऐसा विकास का मुद्दा है जो कि सरकार लोगों के बीच लेकर जाएगी और आगरा में जिस तरीके से मेट्रो बनने का काम शुरू हुआ है, संभव है कि प्रदेश के कुछ और शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू की जाए। साल की शुरुआत में ही कमलनाथ सरकार गिरने के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति पर जो अनिश्चितता के बादल छाए थे वो अभी छटे नहीं हैं। आने वाले साल में इसका असर और देखने मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी दफा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, मगर ये बात तो वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार उनके सामने चुनौती ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कड़ी है। विधानसभा के उपचुनाव तो उन्होंने अच्छी तरीके से जीत लिए हैं, मगर आने वाले साल में उनके सामने नगरीय निकाय, पंचायत निकाय और कोऑपरेटिव के चुनाव भी जीतने होंगे। तब जाकर वो अपनी कुर्सी और पार्टी को ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार उनकी कुर्सी पर उनकी ही पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और बंगाल चुनाव के बाद तो उथल पुथल और बढ़ जाएगी। कर्जा लेकर घी पीने की कहावत मध्य प्रदेश सरकार पर इन दोनों एकदम फिट बैठ रही है। चौथी दफा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शिवराज सिंह चौहान ने इतनी ताबड़तोड़ लोक लुभावन घोषणाएं कर दी है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट ही बिगड़ गया है। उस सब के बावजूद मुख्यमंत्री ये कहना नहीं भूलते कि गरीबों के लिए पैसों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मगर सवाल ये है कि मामा पैसा लाएगा कहाँ से, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पर पहले ही 2 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है और सिर्फ डीजल, पेट्रोल और शराब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार आखिर कब तक राजस्व कमाएगी। विकास की दौड़ में पहले से ही पिछड़ रहे मध्य प्रदेश के शहर पिछले पूरे साल कोरोना और राजनीतिक उथल पुथल का शिकार रहे। मध्य प्रदेश के शहरों में चल रही विकास की योजनाएं तकरीबन पूरे साल ठप पड़ी रहीं, मगर अब हालात सुधरे हैं और बदलाव की बयार बह पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर को मेट्रो और स्मार्ट सिटी की सौगात तो मिल ही जाएगी, जो निश्चित ही इन शहर के रहवासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर होगी। दिल्ली और राजस्थान की मुट्ठी में 2021 के लिए क्या है, अब आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीति का केंद्र है देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ पर सियासी उठापटक होना आम बात है, लेकिन दिल्ली की सियासत में साल 2021 बेहद दिलचस्प साबित होने वाला है, क्योंकि 2022 के नगर निगम चुनावों की पटकथा 2021 में ही लिखी जाएगी। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज होता जा रहा है।
दिल्ली नगर निगम पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी जहां एक ओर फंड की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड सीटों से जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी निगमों में भ्रष्टाचार को एजेंडा बनाकर माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस खींचतान के बीच सबसे अहम लड़ाई होगी कांग्रेस की, जो कभी दिल्ली में एक तरफा राज करती थी और फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। साल 2021 का सियासी घमासान तय करेगा कि 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा। दिल्ली सरकार की नई औद्योगिक नीति दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। साल 2019 और 20 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सर्विस इंडस्ट्री का योगदान 85% था। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को अनुमति थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में सर्विस इंडस्ट्री की भागीदारी को देखते हुए नई औद्योगिक नीति के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों में सिर्फ हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति दी गई है। पुराने उद्योगों को भी मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की आगामी स्टार्टअप नीति के तहत दिल्ली को वैश्विक स्तर पर टॉप 5 स्टार्टअप वाली जगहों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार की इन दोनों ही नीतियों से साल 2021 में अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साल 2021 में दिल्ली वालों को 2 बड़े बदलावों की उम्मीद है। इनमें पहला और अहम बदलाव है दशकों से दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही यमुना नदी के कायाकल्प की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने साल 2023 तक यमुना नदी के प्रदूषण को 90% तक कम करने का लक्ष्य तय किया है और साल 2021 में इस पर तेजी से काम होना है। आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए दूषित पानी के शोधन से लेकर उसे दोबारा इस्तेमाल में लाने और ठोस कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाने तक की योजना इसमें शामिल है। उम्मीद है कि साल 2021 यमुना नदी के लिए स्वच्छ और निर्मल पानी की सौगात लेकर आएगा। दिल्ली का दूसरा बड़ा बदलाव होगा दिल्ली सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यूरोपीय शहरों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों की रीडिजाइनिंग। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों का सौंदर्यीकरण होना है, जिनकी चौड़ाई 100 फीट है। दिल्ली के चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट इसी योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। फरवरी 2021 तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि जून 2021 तक सड़कों को खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया जा सके और 2023 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। साल 2021 में इस बात पर नजर रहेगी कि क्या महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार जारी रह पाती है, क्या अपने कार्यकाल का वो दूसरा साल पूरा कर पाती है। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार 3 पार्टियों की मिलीजुली सरकार है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके ये सरकार बनाई है। लेकिन बीते साल भर के दौरान देखा गया कि इन तीनों ही पार्टियों के बीच कई मसलों पर अनबन हुई, कई मुद्दों को लेकर झगड़ा हुआ और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं अपने अंतर्विरोध के चलते ये सरकार गिर ना जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी ठाकरे सरकार पर नजर गड़ाए हुए है। हाल के वक्त में बीजेपी के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आए हैं कि ठाकरे सरकार जल्द ही गिर जाएगी। हो सकता है कि सरकार को गिराने के लिए बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जाए। ये बात भी देखनी होगी कि जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। साल 2022 की शुरुआत में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे और ऐसे में क्या ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन टिका रहता है? क्या ये तीनों ही पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ती हैं? क्योंकि कांग्रेस की ओर से बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी।
साल 2021 में मुंबई से जुड़े कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या तो पूरे होने के कगार पे पहुंच जाएंगे या फिर पूरे हो जाएंगे। मसलन मुंबई से नागपुर के बीच में समृद्धि सुपर हाईवे बनाया जा रहा है, उसका काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। इसके अलावा मुंबई के दोनों ही समुद्र किनारे, मुंबई के पश्चिमी समुद्र किनारे पर मुंबई कोस्टल रोड बनाया जा रहा है जो कि दक्षिण मुंबई से पश्चिमी उपनगरों को जोड़ेगा, और वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्वी कोस्ट पर ट्रांस हार्बर लिंक बनाया जा रहा है जो कि मुंबई के शिवड़ी इलाके को नावा शेवा से जोड़ने वाला है। इसके अलावा मुंबई शहर के भीतर 4 मेट्रो लाइंस पर काम चल रहा है और उनके भी पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मोदी के सपनों की बुलेट ट्रेन को लेकर, जिसके लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 22% जमीन ही अब तक हासिल हो पाई है। कोई ताकत हमारी को नहीं रोक पाएगी। राजनीति के लिहाज से बात की जाए तो राजस्थान के लिए साल 2020 बेहद उथल पुथल भरा साल साबित हुआ। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को अपने ही लोगों के बगावती तेवर को झेलना पड़ा। इसके चलते सरकार 1 महीने से ज्यादा वक्त तक होटल में बंद रही। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव। लेकिन आने वाले 3 साल उनके लिए इतने आसान नहीं होंगे। नए साल की शुरुआत में राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे और ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी सामने आ सकती है। सचिन पायलट फिलहाल हाशिए पर हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले वक्त यानी 3 साल तक सचिन पायलट हाशिए पर ही बने रहेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक चुनौती लगातार बनी रहेंगी। आर्थिक मुद्दे पर नए साल में राजस्थान की जनता को किसी प्रकार की राहत मिल सकेगी ऐसा नहीं लगता। कोरोना लॉकडाउन की वजह से राज्य का राजस्व घटकर महज 25 से 30% रह गया है और यही वजह है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। लेकिन नए साल में राज्य की जनता को इस टैक्स में भी किसी प्रकार की राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि ज्यादा टैक्स वसूलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र से राज्य की हिस्सा राशि समय पर मिल ही नहीं पाती। नए साल में राजस्थान के बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। कुल 43,000 करोड़ के इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में हो जाएगी। इसके जरिए अगले 3 सालों में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पचपदरा रिफाइनरी देश की अन्य रिफाइनरियों से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि इसमें क्रूड ऑयल को साफ करने वाली कुल 9 रिफाइनरी, 4 पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट और 13 प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बन रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को अपने कार्यकाल में ही पूरा कर लेना चाहती है। दो 2021 यानी नए साल में क्या बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? बड़ा सवाल यही कि क्या रमन सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आने वाले 3 सालों में कांग्रेस का मुकाबला करेगी या फिर बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ नए समीकरण की तलाश कर रही है? नए साल यानी 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया था। करीब 50 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं। वहीं 100 इंग्लिश मीडियम और नए स्कूल खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।